brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर के 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होने वाली है। सरकार लगातार कह रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण हर हाल में मिलेगा, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे और हलफनामे को मजबूत करने के लिए पेश एक रिपोर्ट ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। 1983 में गठित महाजन आयोग की इस रिपोर्ट में भगवान राम को लेकर जो लिखा गया है उससे लोगों को आपत्ति है और सोशल मीडिया पर अब राज्य सरकार का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से चेतावनी भरी सफाई आई है। सफाई में यह दावा किया गया है कि जो तथ्य वायरल हो रहा है वो मिथ्या है और भ्रम फैलाने की कोशिश है और यह वायरल सामग्री हलफनामे का हिस्सा नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से इस सफाई को एक्स पर फ्लैग कर दिया गया है और कहा गया है कि जो रिपोर्ट वायरल हो रही है वो हलफनामे का हिस्सा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर ना तो बीजेपी की तरफ से कुछ बोलने के लिए तैयार है कोई नेता और ना ही कांग्रेस कुछ कह रही है, क्योंकि बीजेपी ने महाजन रिपोर्ट को 1983 का बताकर कांग्रेस को घेर लिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह पूछा जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के दौरान बनी थी तो आपने इसे अपने हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों किया। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो महाजन कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है हलफनामे के साथ, इस रिपोर्ट में क्या है? ये महाजन रिपोर्ट क्या कहता है? देखिए आशुतोष जी, बैतूल जिले में एक नेता हुए हैं रामजी महाजन। वो अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 80 के दशक में पूर्वार्ध में, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में पिछड़ों की स्थिति पर एक आयोग गठित किया था और उसका नाम ही रामजी महाजन आयोग, उसके मुखिया थे रामजी महाजन और वो उनके नाम से ही वो आयोग जाना गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 82 में शायद गठित हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन 83 में उनकी रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जो रिपोर्ट आई वो चर्चा में हुई, कई बार उस पर बातें हुई। रामजी महाजन बाद में दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे और अच्छे मेरी मुलाकात थी उनसे, बड़े सहज और सीधे साधे नेता थे। उन्होंने जो चीजें, देखिए क्या है कि वो जो रिपोर्ट बनी थी वो हियर से पर थी ज्यादातर। लोगों के जो कहा जाता था कि अब जैसे कि उसमें जो जिक्र है जिन घटनाओं का, जिनका कोई साक्षी नहीं है, जिनका कहीं कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, वो सारी चीजें चूंकि समाज में जो चल रही हो, मध्य प्रदेश वैसे भी एक पिछड़ा राज्य था और उस दौर में तो आज से 45 साल पहले और भी तमाम चीजें थी, उनके आधार पर जो रिपोर्ट बनी और वो रिपोर्ट फिर कभी कभार उसका जिक्र हुआ लेकिन कभी उस पर अमल नहीं हुआ। अब वो अचानक मोहन यादव जी उस रिपोर्ट को निकाल के लाए हैं, या मुझे लगता है कि जिस तरह की चीजें अब की गई हैं वो ये प्रमाणित करता है कि वर्तमान सरकार में कोई भी गंभीर नहीं है। अगर अफसरों ने हलफनामा दिया है और हलफनामे के साथ वो रिपोर्ट संलग्न की है, सबसे बड़ा सवाल है कि आज से लगभग 42-43 साल पहले आई रिपोर्ट, अब उसका संदर्भ देखा जाना चाहिए था। उसके जो उस समय की परिस्थिति थी, आज जो स्थिति है उस पर विचार करके उसको पढ़ा तो जाना चाहिए। कम से कम जिन लोगों ने हलफनामा तैयार किया वो ये तो देखते कि उस रिपोर्ट में क्या है, ये नहीं देखा। और कुल मिला के ये है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है वो, जिसके तहत एक तो सरकार पर उंगली उठी है, मुख्यमंत्री पर उंगली उठी है, और दूसरा जो पर्पज है, पर्पज डिफाई करता है। क्योंकि अगर देखिए, एक संदर्भ ये है कि पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी लगभग सभी विड्रॉ करवा ली थी सरकार ने। सभी दलों के सर
दलीय बैठक हुई थी और सब जो लोग जितने कंटेंडर थे अलग अलग, जिन्होंने अलग अलग अपने दावे कर रखे थे या कोर्ट गए हुए थे, उनसे कहा था कि वो सब विड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद सरकार जो है आरक्षण देगी और उसी नियत से काम करेगी। और वही चीज, उसी वजह से सुनवाई अब अगले सप्ताह से होनी है, रेगुलर सुनवाई होगी ताकि इसमें फैसला हो सके। अब ऐसे में एक हलफनामा जो सरकार की मंशा के खिलाफ है, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा के खिलाफ है और जो राइट विंग के खिलाफ है कायदे से देखा जाए, क्योंकि अब राम को लेकर के आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एक अर्जक संघ बना था बहुत साल पहले, 4-5 दशक पहले की बात है। उसमें भी राम पर बड़े सवाल उठाए गए थे। वो जो अर्जक संघ के मुखिया थे वो भी कानपुर जिले के रहने वाले थे। अब शायद मुझे अभी जानकारी नहीं कि वो हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये जो रामायण और तमाम हिंदू धार्मिक ग्रंथों की विसंगतियां और उन सब चीजों को उठाया था। उन्होंने किताब भी लिखी थी, बड़ा चर्चा हुई थी। तो वो जो चीज है, पिछड़ों के बीच में हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू परंपराओं को लेकर के अलग अलग बात होती रही है और रामायण पर तो बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो राम पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल उठाने वाले, यही हमारे देश की खासियत है, वो लोग जो सवाल उठाते हैं वो उसी धर्म के बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं। कभी कोई, ये अपने अपने सोच की बात है। लेकिन जब एक सरकार कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में जा रही है और वो सरकार एक वो दस्तावेज जो कांग्रेस की सरकार के समय 42 साल पहले तैयार किया गया था और एक कुछ लिमिटेड नंबर्स पे सर्वे करके किया गया था, उसको बिना सोचे समझे, बिना देखे वाले अगर पेश कर देती है तो ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। क्योंकि जिन लोगों को ये जिम्मा दिया गया था कि इन्हें कोर्ट में हलफनामा देना है, क्योंकि सरकार चाहती है कि 27% आरक्षण दिया जाए और उसने सब पक्षों को एक किया है, पर इसमें बिना पढ़े लिखे जल्दबाजी किसने की, सवाल ये है। और वो कौन लोग हैं जो इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं? तो इस मामले पे अब ना बीजेपी कुछ बोल रही है और ना ही कांग्रेस। हालांकि बीजेपी से 1983 का मामला बता करके एक तरह से कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रही है। इसको लेकर के आपके क्या राय है? देखिए, अब सवाल यह है कि बीजेपी का मुंह बचा नहीं बात करने का। अब ये जो ठीकरा फोड़ने की बात है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ये बताइए 1983 में जो रिपोर्ट आई, कांग्रेस की सरकार के समय आई, तो क्या स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने अभी आके इनसे कहा कि आप इसको कोर्ट में पेश कीजिए हलफनामा देके? ये सारी गलती उन नौकरशाहों की है, उन वकीलों की है जो सरकार की तरफ ये केस लड़ रहे हैं, और खुद सरकार में उन लोगों की गलती है जो इसको पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं, बिना देखने वाले। कोई एक रिपोर्ट किसी ने पढ़ी क्या? मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना तो अफसरों ने रिपोर्ट पढ़ी है, ना जो जुड़े हुए राजनेता हैं, खुद मुख्यमंत्री, उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि उस रिपोर्ट में क्या है, जबकि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि रामजी महाजन आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो ऐसे में ये सारी गड़बड़ जो है ये जल्दबाजी की है और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस पूरे केस की निगरानी कर रहे हैं डे टू डे लेवल पे, जिन्होंने हलफनामा तैयार कराया है। बीजेपी किस मुंह से बात करेगी? और बीजेपी में कैसे कह सकती है कि कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है? तो कांग्रेस के समय की रिपोर्ट उठाई किसने? आज आपने उठाई है। आज आपने क्या उसको उठाने से पहले देखा उसमें क्या लिखा हुआ है? ये सारी गलती उन लोगों की है जो इस मामले से जुड़े हैं और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पे कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है लेकिन कांग्रेस चुप हो गई एकदम। कांग्रेस क्या बोलेगी आशुतोष जी? कांग्रेस के समय आयोग बना था, अर्जुन सिंह जी ने आयोग बनाया था, बाद में वही रामजी महाजन जो है दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो बड़े सुलझे हुए नेता थे। उस समय उनकी अलग इमेज थी। अब सवाल वही है कि कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि आप हमारी पुरानी, आज से 42 साल पहले पुरानी रिपोर्ट उठाइए। अगर कहा भी था, मान लीजिए कि कांग्रेस ने इनसे कहा और कांग्रेस के कहने पे इन्होंने किया, तो भैया ये तो बताओ कि जो कागज कांग्रेस लाई है उसको पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? उसके बाद तो और ज्यादा जरूरी हो जाता था मोहन यादव सरकार के लिए और उन अफसरों के लिए जो इस कोर्ट को, उन वकीलों के लिए, अफसरों के लिए
जो पूरा का पूरा मामला सुपरवाइज कर रहे हैं, जो इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने देखा क्या? उन्होंने जानने की कोशिश की कि रिपोर्ट में क्या लिखा है? ये तमाशा बना दिया है, बिना देखे कोई कागज रख दो और उस पर कांग्रेस बीजेपी अगर होता है। दरअसल सारी की सारी गलती जो है उस लापरवाही की है। ये आपराधिक लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये मोहन यादव को देखना होगा। तो कल एमपी तक ने, हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं रविंद्र गुप्ता जी, उनसे बात की थी एमपी तक ने। एमपी तक पे वो उनका इंटरव्यू चल भी रहा था, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश करने पर हैरानी जताई वकील साहब ने, और सीधे सीधे बोला कि सरकार को इस मामले पे पूरा डाटा बना करके फिर पेश करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, न कि ये बिना सिर पैर का हलफ रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। नहीं, वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अब कोई मामला, इतना गंभीर मामला है जिसमें सरकार ने बैठक बुला के सबको एक मत करने की कोशिश की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई की बात हुई है। तो कोई भी कागज, कोई भी दस्तावेज, पुराना है नया है, अगर मान लीजिए आप 42 साल पहले के हालात पर और उस आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी वो आपको कागज पढ़ना चाहिए। अन्यथा आज जमीनी हकीकत क्या है, आज परिस्थितियां क्या हैं, कैसे हालात हैं, समाज कहां पहुंचा है, 4.5 दशक होने को हैं, इनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन चीजों को आगे लेके समाज आगे बढ़ गया है, वो सारी चीजें, हालात देखने पड़ेंगे। कई चीजें हो सकती हैं कि अब देखिए ओबीसी में किन जातियों के मूलतः गिना जाता है, 2-4 जातियां हैं और ज्यादा जातियां नहीं है। कुछ के नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि बड़ी संख्या है ओबीसी जातियों की। और यही चीज है जो मंडल कमीशन के समय जब बात आई थी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उनको मिला के, फिर इससे मिला के आपको देखना चाहिए था कि देश में 82 की ये रिपोर्ट, महाजन आयोग की 92 में मंडल आयोग, और 91 में मंडल आयोग जो है, उसके बाद 89 की बात है वो। तो उसके बाद आज परिस्थिति क्या है, आज इतने साल में कितना पानी बहा है, समाजों की क्या स्थिति है, किन समाजों ने ज्यादा तरक्की की है। अब मान लीजिए जाट भी ओबीसी में आते हैं, यादव भी ओबीसी में आते हैं, कुर्मी भी ओबीसी में आते हैं, लोधी भी ओबीसी में आते हैं, लेकिन ये इन जातियों के सामाजिक स्तर आज भी अलग अलग हैं। एक वर्ग में तो है, जाट कितना आगे बढ़े हुए हैं, यादव कितना आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन बाकी जातियों की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें देख करके बात करनी चाहिए थी। एक सही कहा है वकील साहब ने कि ऐसा सुलभ दस्तावेज तैयार करना चाहिए था कि सच में किनको कितनी जरूरत है। अब एक तरफ सरकार जो है आर्थिक आरक्षण कि भाई एक पर्टिकुलर इनकम के बाद जो है वो जिनकी इतनी इनकम नहीं है उनको आरक्षण दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार फैसला आर्थिक आधार पर कर चुकी है। तो आपको पूरी हालात के साथ बाकायदा इसको इतनी जल्दबाजी करने की बजाय अफसरों की एक टीम गठित करके सरकार पूरा अध्ययन करवाती, उसके बाद एक नए सिरे से अपना दस्तावेज तैयार करती जो हलफनामे के तौर पर दिया जाता। मेरी जानकारी के हलफनामे में खुद कंट्राडिक्शंस है। तो ये या तो सरकार को नीचा दिखाने की एक सुनियोजित साजिश है या फिर लापरवाही है। मेरा आखिरी सवाल है, ये दो परिदृश्य हैं। मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को लागू करने की मंजूरी दे दी, तो उससे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या असर पड़ेगा? और मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया, तो उससे क्या होगा मध्य प्रदेश की सियासत में? देखिए आशुतोष जी, आज इतना तो तय है कि आबादी के हिसाब से देखें तो चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, कोई भी जो ओबीसी की अनदेखी नहीं कर सकता। 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, और अगर 14% से 27% पर आरक्षण पहुंचता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वर्ग को सरकारी नौकरियों में बड़ा फायदा होगा, या यूं भी कह सकते हैं आप कि उनको उनका हक मिलेगा जो वंचित हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा बड़ा जटिल और पेचीदा मुद्दा है। उसमें सिर्फ इतना है कि अगर नंबर बढ़ेगा
तो लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा तो फिर समाज में परिवर्तन तो आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका क्रेडिट कौन लेगा। आज देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं तो महाजन आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी भी मुंह बंद करके बैठी है और कांग्रेस भी मुंह बंद करके बैठी है। लेकिन अगर ये आरक्षण लागू होगा तो बीजेपी भी अपनी पीठ ठोकेगी, कांग्रेस भी पीठ ठोकेगी, क्योंकि वो साथ हैं, वो सब साथ हैं। तो कुल मिला के ये है कि क्रेडिट दोनों तरफ से लिया जाएगा। लेकिन आरक्षण अगर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर फैसला करता है, तो एक बड़े वर्ग को फायदा जरूर होगा, बड़ी आबादी को फायदा होगा और प्रदेश की तस्वीर बदलेगी आने वाले दिनों में, अगर ईमानदारी से आरक्षण लागू होता है। क्योंकि बहुत गरीबी है। ओबीसी जो है, मतलब ओबीसी सिर्फ यादव और जाट और गुजर और कुर्मी और लोधी नहीं है, ये बड़ी संख्या है ओबीसी जातियों की और उनकी कोई पहचान तक नहीं है। इस आरक्षण से उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनको लाभ मिलेगा, समाज में बदलाव आएगा। जी, इसका सियासी क्या असर होगा मध्य प्रदेश पे, क्या परिणाम आएंगे इसके सियासी? देखिए, सियासी ऐसा है कि अगर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि वो क्रेडिट ले ले, वो नहीं संभव होगा। क्योंकि जो लड़ाई आज कोर्ट में है उसको खत्म करवाने के लिए, उस पर फैसला लाने के लिए मोहन यादव सरकार ने पिछले दिनों सभी दलों की बैठक बुलाई थी और उसमें यह तय हुआ था कि भाई जो अलग अलग मुकदमे लड़ रहे हैं वो सब वापस लिए जाएं और सरकार लड़ेगी। तो ये इस वजह से इसमें ऐसा नहीं है, हालांकि दावा सभी करेंगे, छोटी छोटी चीजों का दावा होता है और बीजेपी की तो आदत बन गई है राष्ट्रीय स्तर पर कि जो काम ना भी करे उसका दावा वो कर लेती है। क्योंकि कमलनाथ सरकार के दौरान ये 27% का आरक्षण का मामला वो हुआ था कमलनाथ ने, तो कांग्रेस तो दावा कर ही रही है इस पे। वही कह रहा हूं कि कांग्रेस दावा कर रही तो ये भी करेंगे अब। लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे कुछ हासिल इन्हें नहीं होगा। जनता सब समझ रही है। अब आप मान लीजिए कि 1982-83 की स्थिति और 2025-26 की स्थिति में बहुत फर्क है। अब जिन्हें आरक्षण मिलना है जानते हैं कि ये उनका हक है। अब हालात बदल गए हैं। आरक्षण और जातीय जनगणना और जाने क्या क्या खेल अब इस समाज में शुरू हो गए हैं और वो खेल कौन खेल रहा है? उनको कांग्रेस खेल रही है। मैं तो ये कहता हूं कि जब कांग्रेस अपना बीजेपी का एजेंडा डिसाइड कर रही है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के एजेंडे को डिसाइड कर रहे हैं, जो जो बातें उन्होंने की हैं वही वो सारी बातें हो रही हैं। ये सारा खेल वही हो रहा है। तो हलफनामा दायर है सुप्रीम कोर्ट में, रिपोर्ट भी उसके पक्ष में हलफनामे को मजबूत करने के लिए दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले की सुनवाई 27% ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई अब 8 अक्टूबर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी।